हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हरियाणा जुडिशरी के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हमने आईपीसी स्टार्ट की हुई है। आईपीसी में हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तक का चंक कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट जो चंक करने जा रहे हैं वो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, जो कि हमारे आईपीसी का चैप्टर नंबर 16 है, जो कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी से डील कर रहा है। और उसमें भी जो चंक है वो बात कर रहा है ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, मतलब कि जो हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में भी देखिए जो सेक्सुअल असॉल्ट्स हैं, ग्रीवियस हर्ट है, लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो मिसकैरेजेस वगैरह वाले पार्ट्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन वो एक ही चैप्टर में कवर हो रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है वो है कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। और कल्पेबल मीन्स कि जो होमिसाइड्स पनिशेबल हैं उनको हम कह रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड। तो मर्डर भी तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग ही है। तो अब जब हम मर्डर वर्ड यूज करते हैं, देखो किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग हो सकता है कि आपने एक इंटेंशन से किया हो लेकिन उसमें आपकी नॉलेज ना हो, आपने एक नॉलेज से किया हो उसमें आपके इंटेंशन ना हो। जैसे कि आप रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग में मान लीजिए आईपीसी के अकॉर्डिंगली, अभी नए जो एक्ट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंगली नहीं, अगर हम पहले रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के ड्यूरेशन में हम अगर उसकी वजह से किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देते थे, ठीक, तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग हो रही है। ठीक है, लेकिन वो मर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई इंटेंशन या नॉलेज में कहीं पे कुछ लैकिंग है। तो जब हम एक पार्टिकुलर इंटेंशन की इस पर्सन को मारना ही मारना है, उस इंटेंशन के साथ, उस नॉलेज के साथ कोई एक्ट कर रहे हैं, और इस जो एक्ट कर रहे हैं हमें पता है कि इस एक्ट का ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा ही होगा। मान लीजिए मैं किसी को मारना चाह रही हूँ, मैं विद नाइफ उसके किसी वाइटल पार्ट, मान लीजिए हार्ट पे ही सीधा स्टैब कर रही हूँ, मुझे पता है कि इस स्टैबिंग की वजह से इस पर्सन की डेथ हो जाएगी, तो वहां पे वो मर्डर है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कर रही हूँ, मतलब कुछ थ्रो कर रही हूँ लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं है, लेकिन कोई पर्सन बाय चांस वहां पे बीच में आ गया, तो अब यहाँ पे उस पर्सन को जो भी थ्रो किया वो उससे हिट हुआ और उसको इमीडिएटली उस पर्सन की डेथ हो गई। अब यहाँ पे होमिसाइड तो है लेकिन विद पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज के नहीं किया, तो उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है, तो वहां पे वो मर्डर नहीं बनता है। तो इसलिए हमने मर्डर को स्पेसिफिकली अलग किया है। कल्पेबल, तो अब जितने भी मर्डर्स हैं वो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में तो कवर हो रहे हैं, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन सारे मर्डर्स को सारे कल्पेबल होमिसाइड्स को हम मर्डर नहीं कह सकते हैं। अब सेक्शन 299 की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है? Whoever causes death by doing an act which with the intention of causing death, यहाँ पे हमारी intention है to cause death, और with the intention of causing such bodily injury, या हम ऐसी bodily injury पहुंचा रहे हैं जिससे कि death cause हो सकती है, likely to cause death, और यहाँ पे और या फिर हमारी knowledge है कि हम जो एक्ट कर रहे हैं उससे किसी की डेथ हो सकती है, तो ये क्या हो गया? ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, अब हम कोई ऐसी बॉडीली इंजरी कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रही है? हम किसी को बॉडीली इंजरी कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन को जो कि किसी डिसऑर्डर या डिसीज या इन्फॉर्मिटी है, और जो हम वहां पे उसको बॉडीली इंजरी कर रहे हैं उससे उसकी डेथ जो है वो एक्सीलरेट हो रही है, डेथ के चांसेस ऑलमोस्ट पूरे हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने उसकी डेथ कोज कर दिया, मतलब कल्पेबल होमिसाइड कर दिया।
मान लीजिए पहले किसी को चोट लगी हुई है, उसको कोई ऐसी बीमारी है कि अगर आपने कोई वो मूवी देखी है अनिल कपूर की जिसमें वो रेसलिंग करता है, उसको यहाँ पे चोट लगी हुई होती है, और अगर उसको दोबारा से यहाँ पे हिट किया जाता तो उसकी डेथ होनी पक्का थी। तो अब यहाँ पे अगर हम वैसे यहाँ पे हिटिंग करें नॉर्मल, तो वो चीज डेथ नहीं कोज कर सकती, लेकिन हमें पता है कि उसको ये दिक्कत है, इन्फॉर्मेटिव, या उसको ऐसी डिसीज है जिसकी वजह से यहाँ पे हिटिंग, सिंपल हिटिंग भी उसकी डेथ कोज कर देती है। और अगर हम वहां पे हमारी नॉलेज के बाद हम सिंपल हिटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, कल्पेबल होमिसाइड हो रहा है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, व्हेन डेथ इज कोज्ड बाय बॉडीली इंजरी, who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। अब हम ऐसी बॉडीली इंजरी कोज कर रहे हैं कि अगर उसको टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता तो हो सकता है उसकी डेथ ना होती। अगर किसी पर्सन को हम नस काट दें किसी की, अगर हम उसको टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचा देते हैं तो उस पर्सन के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि नस काट दी और उसको ब्लीडिंग होती रही, उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो गई। तो अब हम यहाँ पे ये डिफेंस नहीं ले सकते कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता तो उसकी डेथ होती ना, इतनी बड़ी तो चोट है ही नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते। अगर हम किसी बंदे को बॉडीली इंजरी पहुंचा रहे हैं जो कि प्रॉपर रेमेडीज रिसोर्ट होने पे या स्किलफुल ट्रीटमेंट मिलने पे उसकी जान बच सकती थी, लेकिन क्योंकि इंजरी की वजह से डेथ कोज हुई है तो वहां पे हमारी लायबिलिटी बनती है। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कह रहा है कि अगर कोई चाइल्ड जो कि मदर्स वॉर्म में है, उसकी किलिंग को हम होमिसाइड नहीं कहेंगे, लेकिन अगर जो मदर है वो पेन में है, लेबर पेन में है, और जो लिविंग चाइल्ड है उसकी डेथ हुई है कि उसका जो बॉडी पार्ट है कोई भी वो मदर की वॉर्म से बाहर आ चुका है, ठीक है, चाहे उस बच्चे ने प्रॉपरली ब्रेथ नहीं लिया हो या उसका बर्थ कंप्लीटली नहीं हुआ, तो अगर उस टाइम पे हम बच्चे की डेथ कोज करते हैं तो वो क्या होगी, वो कल्पेबल होमिसाइड में कवर होगी। जो सेक्शन 300 है वो मर्डर की बात कर रहा है कि मर्डर कब होगा, और व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। और मर्डर की हमने एक्सेप्शंस भी दी हुई हैं, तो उन एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंगली वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की डेफिनेशन में नहीं जाएगा। पहले तो मर्डर की डेफिनेशन इन्होंने 4 क्लॉजेस में बांटी है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब होगा, जब हमने डेथ कोज की है विद इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ, हमने डेथ कोज ही विद इंटेंशन की है, और या फिर हमने कोई ऐसी बॉडीली इंजरी करने के इंटेंशन से थी, यहाँ पे बॉडीली इंजरी ऐसी की है विद इंटेंशनल कोजिंग ऑफ बॉडीली इंजरी है, जो कि उस पर्सन को नॉलेज थी कि इससे डेथ होने के चांसेस हैं, ठीक है, या फिर हमने ऐसी इंजरी की है जो कि जब जो पर्सन बॉडीली इंजरी इन्फ्लिक्ट कर रहा है वो सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कि वो उससे डेथ हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको नस काटने की एग्जांपल दी है, तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में ऐसी इंजरी है कि उससे डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या फिर हम किसी के वाइटल पार्ट पे ही सीधा स्टैब कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, इंजरी कोज कर रहे हैं, देन ऐसे केसेस में क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी कोज करने की है जो सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कोज करने की, तो वो मर्डर की डेफिनेशन में आएगा। या फिर जो पर्सन एक्ट कर रहा है उसको पता है कि जो एक्ट कर रहा है वो इतना इमिनेंटली डेंजरस है, वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि हर उसकी प्रोबेबिलिटी है
कि डेथ होगी ही होगी, या ऐसी बॉडीली इंजरी की वजह से डेथ होगी ही होगी, और ऐसा एक्ट भी उसको पता होगी ही होगी, और वो ऐसा एक्ट कर रहा है विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इंकरिंग रिस्क ऑफ सच रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी, और वो ऐसा एक्ट कर रहा है ऐसी मतलब सॉरी उसको पता है कि इस एक्ट के करने से प्रोबेबिलिटी है कि डेथ हो जाएगी, और उसके बाद भी उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि उसने ऐसा रिस्क क्यों लिया। जैसे हमने जो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी किया था, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक बड़ी शिप है और साथ में एक बोट रन कर रही है जिसमें 2 पर्सन्स हैं, और उसको अब यहाँ पे पता है कि अगर मैं हिट करूंगा ये 2 पर्सन्स की डेथ हो जाएगी, तो उसके पास एक्सक्यूज नहीं है ना कि उसने ये रिस्क क्यों उठाया। अगर उसके पास रिस्क कोई एक्सक्यूज भी नहीं है फिर भी वो रिस्क ले रहा है, उसको पता है कि ऐसा होने से डेथ होगी ही होगी, तो अब यहाँ पे उस पर्सन की लाइबिलिटी है फॉर कॉजिंग मर्डर। लेकिन अगर मर्डर के लिए हमने मर्डर की डेफिनेशन दी हुई है, तो वहां पे हमें 5 एक्सेप्शंस दी हुई है, 5 एक्सेप्शंस, ठीक है। इन 5 एक्सेप्शंस में ये जो एक्सेप्शंस हैं वो जर्नल एक्सेप्शंस नहीं है, ये स्पेशल एक्सेप्शंस है जो इसी पर्टिकुलर सेक्शन पे अप्लाई होंगी, और अगर इन एक्सेप्शंस में केस फॉल कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं है, उसकी लायबिलिटी है लेकिन उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है, वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होगा, ठीक है। तो पहली है जिसको हम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कहते हैं। अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से पर्सन ने अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल खो दिया, और उस सेल्फ को कंट्रोल को खोने के बाद किसी पर्सन की डेथ कोज कर दिया बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, तो उस पर्सन की लायबिलिटी मर्डर जैसी ग्रेव नहीं रहेगी, कल्पेबल होमिसाइड में चली जाएगी। लेकिन इस एक्सेप्शन के आगे फिर एक्सेप्शंस हैं भी, मतलब कि अगर जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुई भी है, ठीक है, वो वॉलंटरली नहीं होनी चाहिए, पर्सन ने खुद ही ऐसा एक्ट नहीं किया होना चाहिए कि उसको सामने वाले बंदे ने तब रिप्लाई किया और फिर वो कह दे कि मुझे तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गई, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होनी चाहिए वहां पे आपका वॉलंटरली कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि प्रोवोकेशन कोई ऐसे एक्ट के अगेंस्ट नहीं हम क्लेम कर सकते। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आया, आप कहो मुझे तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गई इसलिए मैंने सामने वाले पर्सन को मार दिया या नुकसान पहुंचा दिया, तो जो अगर पब्लिक सर्वेंट लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कर रहा है और वहां पे वो एक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं ले सकते। एंड थर्ड है प्राइवेट डिफेंस। अगर हम लॉफुली अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हैं, देन ऐसे केस में प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट हम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं ले सकते, ठीक है। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन है कि क्या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कितनी भी जो प्रोवोकेशन है वो इतनी ग्रेव या सडन कैसे हो गई कि उसको हम मर्डर के ऑफेंस के अगेंस्ट एक्सेप्शन ले सकते हैं, वो मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या थी, कितनी थी, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। एक्सेप्शन 2 क्या कह रही है? पहली है एक्सेप्शन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, दूसरी है कि अगर पर्सन राइटफुली अपना प्राइवेट डिफेंस वाला राइट भी यूज कर रहा है, गुड फेथ में यूज कर रहा है, लेकिन अगर वो अपनी पावर एक्सीड कर देता है प्राइवेट डिफेंस यूज करने के टाइम पे विदाउट प्रीमीडिएशन, मतलब वहां पे उसको सोचने समझने का कोई टाइम नहीं होना चाहिए और वो उसकी इंटेंशन भी नहीं थी
ज्यादा नुकसान पहुंचाने की, लेकिन प्राइवेट डिफेंस यूज करते करते वो अपनी पावर्स हैं उनको एक्सीड कर गया, तब ऐसे केस में जो पर्सन की लायबिलिटी है वो मर्डर की नहीं होगी, वो कल्पेबल होमिसाइड की होगी। एक्सेप्शन 3 क्या कह रही है कि अगर जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटीज को करते हुए पब्लिक जस्टिस की एडवांसमेंट के लिए अपनी पावर्स को एक्सीड करते हुए अगर किसी की डेथ कॉज कर देता है और वो गुड फेथ में कर रहा है, ठीक है, और वो ये समझ रहा है कि मेरी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए ऐसा करना जरूरी था और सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट उसकी कोई इल विल नहीं है, तो वहां पे वो क्योंकि उसने लॉफुली अपनी पावर्स को यूज कर रहा था लेकिन अपनी पावर्स को एक्सीड कर किया था, तो यहाँ पे भी अगर डेथ कोज हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी डेथ मर्डर की नहीं होगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की होगी। एक्सेप्शन 4 क्या कह रहे हैं, सडन फाइट या सडन क्वाल में अगर आप पहले कोई प्रीमिडिएशन नहीं है, हीट ऑफ पैशन में जब एक लड़ाई होगी, हीट ऑफ पैशन में वहां पे आपने किसी पर्सन की डेथ कोज कर दी है, वहां पे अनड्यू एडवांटेज नहीं ली है, कोई क्रूअल या अनयूजुअल मैनर में नहीं आपने एक्ट किया है, तो वहां पे अगर डेथ कोज हो जाती है तो मर्डर की लायबिलिटी नहीं होगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की होगी। यहाँ पे ये इमटेरियल है कि प्रोवोकेशन या फर्स्ट असॉल्ट किसकी तरफ से आया था, ठीक है, ये चीज मैटर नहीं करेगी। एक्सेप्शन 5 क्या कह रहे हैं कि ये कंसेंट है कि अगर जिसकी डेथ कोज हुई है वो 18 ईयर से अबव था और वो खुद अपनी डेथ का रिस्क ले रहा था, उसको पता था कि इस चीज को करने से अगर डेथ कोज हो जाती है तो वहां पे जो मर्डर की लायबिलिटी नहीं होगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की होगी। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, यहाँ पे एक केस लॉ था कि एक स्टूडेंट वो सक्सेसिवली कई अटेम्प्ट्स उसने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दिए थे लेकिन उसमें फेल हो रहा था, तो उसने सुसाइड करने की सोची। उसने घर पे आके ये चीज अपने वाइफ को बताई, तो वाइफ ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, हम दोनों ही सुसाइड कर लेते हैं कि आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। तो ये कह के उसने मतलब, तो जिस पर्सन ने सुसाइड करने का सोचा था उसने पहले अपनी वाइफ को शूट किया, अभी वो खुद को शूट करने जा रहा था लेकिन उसको बचा लिया गया। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डेथ तो कोज हुई है, उस फीमेल ने अपनी कंसेंट दी थी, 18 ईयर से अबव थी, तो उसको अपना रिस्क, लेकिन यहाँ पे मर्डर भी है, मतलब मर्डर है लेकिन मर्डर की ग्रेविटी क्यों कम हो गई, क्योंकि जिस पर्सन की डेथ कोज हुई थी उसने अपनी कंसेंट दी थी। तो यहाँ पे लायबिलिटी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की जाएगी। शायद वो दशरथ पासवान वाला केस था जो इसके मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं। नेक्स्ट है 301, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टीज भी कहते हैं कि आप किसी और पर्सन की डेथ कॉज करना चाह रहे हो लेकिन डेथ कॉज करने के टाइम पे इन एक्चुअल आप किसी और की डेथ कॉज कर देते हो, चाहे पासर बाय है। मान लीजिए आप किसी को शूट करना चाह रहे हो, जिसकी डेथ हुई, आप ना तो आपकी उसकी डेथ करने की इंटेंशन थी ना ही नॉलेज थी, लेकिन कोई पासर बाय था, उसने उसको धक्का दिया और गोली उसको हिट कर गई पासर बाय को। तो अब यहाँ पे पनिशमेंट क्या होगी, ऐसी होगी कि क्योंकि उसने डेथ मर्डर करने का ही सोचा था, सेम इंटेंशन और सेम नॉलेज कंसीडर करके हम उसको पनिश करेंगे। 302 में मर्डर की पनिशमेंट दी हुई है, वो क्या है कि या तो डेथ की पनिशमेंट हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और प्लस फाइन भी होगा, ठीक है। जो सेक्शन 303 है इस पे
मोस्टली केस आता है मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है कि इसमें कहा गया है कि अगर कोई पर्सन लाइफ इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंस से कन्विक्टेड है और वो दोबारा से किसी का मर्डर कर देता है तो उसको सीधा सीधा डेथ पेनल्टी होगी। तो इस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर केस में इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। सेक्शन 304 पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर कोई पर्सन कल्पेबल होमोसाइड कमिट कर रहा है, ये सेक्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, ठीक है। कोई पर्सन कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कमिट कर रहा है तो उसको पनिशमेंट कितनी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 10 इयर्स तक की पनिशमेंट प्लस फाइन, ठीक है। और अगर कोई ऐसा एक्ट किया गया है जहां पे जो डेथ हुई है विद इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ या कोई बॉडीली इंजरी ऐसी की है जहां पे पनिशमेंट 10 इयर्स तक की है या फाइन है, और हमने वहां पे हमने नॉलेज के साथ किया। पहले में क्या है कि हमने इंटेंशन के साथ किया, ठीक है। मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ है, ठीक है। इंटेंशन में क्या पनिशमेंट है और नॉलेज में क्या पनिशमेंट। अगर तो इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ है तो वहां पे पनिशमेंट क्या है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 10 इयर्स भी हो सकती है, प्लस फाइन भी। और अगर हमने नॉलेज के साथ किया है तो 10 इयर्स तक की और फाइन या दोनों, ठीक है। (304A) जिसको कि हमने ऐड किया है 1870 में। आजकल ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। इंसर्ट का कौन से सेक्शन ईयर में किया है, 1870 में। इसको हम रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अगर हमने रैश और नेग्लिजेंट एक्ट करके किसी पर्सन की डेथ कॉज की है जिसको हम कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहेंगे, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 2 इयर्स तक की या फाइन या दोनों। फाइन। 304B इसको हमने कौन से ईयर में इंसर्ट किया है, 1986। डाउरी डेथ। डाउरी डेथ के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि अगर किसी फीमेल की डेथ बर्न्स या बॉडीली इंजरी की वजह से हुई है विद इन 7 इयर्स ऑफ मैरिज के बीच में हुई है, कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं हम कंसीडर कर सकते कि उसकी मैरिज हुई है। और ये भी पता चलता है कि उससे उसकी डेथ से पहले, सून बिफोर हर डेथ, शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी या हरासमेंट, ठीक है। उसको क्रूएलिटी या हरासमेंट की गई है बाय हर हस्बैंड, या तो हस्बैंड ने की है या हस्बैंड के रिलेटिव्स की तरफ से हुई है। और क्यों हुई है, इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी। डाउरी के लिए सून बिफोर हर डेथ एक फीमेल की डेथ हो रही है जलने की वजह से या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के, जो कि अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस के बीच में, और विद इन 7 इयर्स ऑफ हर मैरिज। और ये भी पता चलता है कि मरने से कुछ समय पहले ही उसके पति या उसके ससुराल वालों की तरफ से दहेज के लिए उस फीमेल के साथ क्रूएलिटी की गई है, तो उसको हम कहेंगे कि ये डेथ डाउरी डेथ है, ठीक है। और ये प्रिजम्पशन ली जाएगी कि उसके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स की तरफ से ये डेथ कॉज की गई है। और जिस पर्सन ने ये डेथ कॉज की है उसको पनिशमेंट कितनी होगी, नॉट लेस देन 7 इयर्स, बट इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सेक्शन 305, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन। अगर हम किसी बच्चे को, मतलब बच्चा कौन, चाइल्ड कौन, जिसकी 18 ईयर्स से कम एज है, या किसी एन पर्सन को, इनसेन पर्सन को, या डिलीरियस पर्सन, या इडियट, या किसी ऐसे पर्सन को जो कि इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में है, उसको उकसाते हैं कि भाई आप सुसाइड कमिट कर लो, ठीक है, तो उस पर्सन को पनिशमेंट कितनी होगी, उस अबेटर को पनिशमेंट कितनी होगी, डेथ भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, या 10 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। और सेक्शन 306 में है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब अगर हम किसी पर्सन को उकसाते हैं कि आप सुसाइड कमिट कर लीजिए, तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, 10 ईयर्स तक की, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अब 307 में है अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर हम कुछ एक्ट कर रहे हैं विद इंटेंशन या नॉलेज के साथ कि इससे किसी पर्सन की डेथ हो जाए, और अगर वो एक्ट कंप्लीट हो जाता तो हम मर्डर के लिए लायबल होते। तो अगर हम ऐसा एक्ट कर रहे हैं और वो इनकम्प्लीट रह रहा है, तो वहां पे हमारी पनिशमेंट कितनी है, 10 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन। लेकिन वहां पे तो एक्ट हुआ है, लेकिन सामने वाले पर्सन को कोई नुकसान पहुंचा है नहीं पहुंचा, हमने वो बात नहीं की। लेकिन अगर उस एक्ट को करते हुए मर्डर तो नहीं कमिट हुआ, लेकिन जिसके अगेंस्ट वो एक्ट किया उसको कोई हर्ट कमिट हो गई है, हर्ट हो गया उसको, तो वहां पे जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, या फिर कोई भी पनिशमेंट जो कि 10 ईयर्स तक एक्सटेंड होती है, ठीक है। और यही अटेम्प्ट अगर कोई लाइफ कन्विक्ट कर रहा है, जो हमने जैसे 303 में कहा था, तो यही अटेम्प्ट अगर कोई लाइफ कन्विक्ट कर रहा है जिसको पहले से ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, तो अगर हर्ट कोज हो जाती है तो वहां पे भी उसको जो पनिशमेंट है डेथ ही होगी। सेक्शन 308 क्या कह रहा है, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। अब यहाँ पे हम कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, 3 ईयर्स तक की, और विद फाइन और विद बोथ। लेकिन अगर हर्ट कोज हो जाती है सामने वाले पर्सन को, तो पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 7 ईयर्स और फाइन और बोथ। 309 किसको पनिश कर रहा है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। यहाँ पे सुसाइड की आपको बता दूं कोई पनिशमेंट नहीं, क्योंकि सुसाइड अगर कमिट हो गया मतलब पर्सन की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन अपनी जान खुद लेना चाह रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट है वो कितनी है, 6 मंथ्स तक, 1 ईयर तक एक्सटेंड होती है, और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि एक्सटेंड होती है 1 ईयर तक, और विद फाइन और विद बोथ। अब इस सेक्शन पे भी हमारे बहुत सारे केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जो मेन कोर केस है वो कौन सा केस है, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कहा गया है कि जो राइट टू लाइफ है वो अपने आप में राइट टू डाई को इंक्लूड नहीं कर रहा होता, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा चंक है, जैसे हमने पहले किया था जो ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, ठीक है, इसमें ठग भी है, ठग की पनिशमेंट भी है। आपने बहुत बार सुना होगा, हम कहते हैं ये तो ठग है, ठग है। तो ठग वर्ड हमने यहाँ से आईपीसी में दिया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जो पर्सन हैबिचुअली एसोसिएटेड है, हैबिचुअली मतलब वो किसी और पर्सन के साथ या खुद भी वो रॉबरी कर रहा है, चाइल्ड स्टीलिंग कर रहा है, ठीक है, या फिर रॉबरी या चाइल्ड स्टीलिंग के साथ साथ मर्डर भी कमिट करता है, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, ठग। और 311 में इसकी पनिशमेंट दी हुई है, जो क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन, ठीक है।
तो ठग की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अफेक्टिंग लाइफ की बात थी, है ये ह्यूमन बॉडी को ही इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लाइफ को इफेक्ट नहीं कर रहे। तो अब कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज या फिर इंजरीज टू अनबोर्न चाइल्ड, ऑफ द एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स एंड ऑफ द कंसीलमेंट ऑफ बर्थ्स। ठीक है, सेक्शन 312 से लेके 318 तक ये सेक्शन दिए हुए हैं। इसमें 312 क्या कह रहा है, कॉजिंग मिसकैरेज। अगर कोई पर्सन वॉलंटरली कॉज कर रहा है किसी फीमेल को एक चाइल्ड को मिसकैरी करने के लिए, और वो गुड फेथ में नहीं कर रहा, फीमेल की लाइफ को बचाने के लिए ये चीज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है, 3 years तक एक्सटेंड हो सकती है, या फिर फाइन, या दोनों। और अगर वो फीमेल है जो वो क्विक विद चाइल्ड है, क्विक मैंने जब तक जो इन्फेंट है, जो मदर के वोम में मूवमेंट्स नहीं करने लगता, तब तक वो क्विक विद चाइल्ड नहीं होती। जैसे ही जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, वो मदर की वोम में मूवमेंट्स करने स्टार्ट कर देता है, तो वो क्विक विद चाइल्ड हो जाती है। मतलब तो अगर मतलब इसमें प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन की बात है एक तरीके से, अगर ज्यादा टाइम हो चुका है, जिसमें 4 से ज्यादा मंथ्स हो चुके हैं, वो क्विक विद चाइल्ड हो जाएगी फीमेल। ठीक है, तो अब वहां पे अगर इस ऐसी फीमेल का को मिसकैरेज के लिए हम कह रहे हैं, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, 7 years तक की, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। बट इन केस फीमेल इज क्विक विद चाइल्ड, देखिए क्विक विद चाइल्ड मीन्स कि फीमेल के वॉम में बच्चे ने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। वो ऑब्वियसली तब होगा जब उसके जो जेस्टेशन पीरियड है उसमें से 3 या 4 महीने, 4 या 5 महीने निकल चुके हैं। तो अब ऐसे केस में अगर फीमेल का मिसकैरेज करवा रहे हैं हम या कर रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 7 years तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन। अब जो फीमेल, हम यहाँ पे पहले तो कह रहे थे कि फीमेल, अगर फीमेल खुद भी कंसेंट दे रही है, अगर फीमेल खुद भी मिसकैरेज करवा रही है, तो वो भी इस सेक्शन के दायरे में आएगी और उसको भी पनिशमेंट दी जा सकती है। अब सेक्शन 313 क्या कह रहा है, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमने एक्सप्लेनेशन में स्पेशल कहा था कि फीमेल की अगर फीमेल खुद भी कर रही है तो वो भी पनिशेबल है। अब यहाँ पे फीमेल की कंसेंट तो ली ही नहीं जा रही है, तो अब अगर फीमेल की कंसेंट के बिना उसके साथ ये चीज हो रही है, उसको मिसकैरेज करने के लिए कहा जा रहा है, या उसका मिसकैरेज किया जा रहा है उसकी कंसेंट के बिना, चाहे वो फीमेल क्विक विद चाइल्ड है चाहे नहीं है, तो उस वहां पे पनिशमेंट कितनी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर जो कि 10 years तक एक्सटेंड होती है, या प्लस फाइन। ठीक है, और सेक्शन 314 में क्या है, डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। अगर हम मिसकैरेज के ड्यूरेशन में मिसकैरेज के लिए ही या मिसकैरेज करते टाइम हम फीमेल की डेथ भी कॉज कर रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 10 years तक की प्लस लायबल टू फाइन। ठीक है, और अगर वो एक्ट फीमेल की कंसेंट के बिना हो रहा था, जो मिसकैरेज हो रहा था वो फीमेल की कंसेंट के बिना हो रहा था, और उस एक्ट की ड्यूरेशन में फीमेल की डेथ कोज हो जाती है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 years तक की। और ये यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो बंदा एक्ट कर रहा है, जो ऑफेंडर है, मतलब उसको पता हो कि भाई इस एक्ट के ड्यूरेशन में फीमेल की डेथ कोज हो जाएगी, यहाँ पे ये चीज जरूरी नहीं है कि पता हो। सेक्शन 315 क्या कह रहा है, एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और कॉज इट टू डाई आफ्टर डेथ। अब अगर कोई पर्सन मिसकैरेज तो नहीं कर रहा, लेकिन वो ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे पता है कि वो ऐसा एक्ट कर रहा है कि बच्चा या तो उसका बर्थ जिंदा ना हो, मतलब वो मरा हुआ पैदा हो, या फिर उसके पैदा होने के बाद वो मर जाए।
ठीक है। अगर वो ऐसा एक्ट कर रहा है और वो गुड फेथ में नहीं कर रहा, मदर की लाइफ को बचाने के लिए नहीं कर रहा, तो वहां पे जो पनिशमेंट है विच में एक्सटेंड टू 10 years और फाइन या दोनों। सेक्शन 316 क्या कह रहा है? कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है। अब अनकल्पेबल होमिसाइड बनाने के लिए क्या जरूरी है कि बच्चे का कोई बॉडी पार्ट कम्स आउट। ठीक है, मदर की बॉम्ब से बाहर आ जाना चाहिए उसका कोई बॉडी पार्ट। तो अब अगर कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से डेथ हो रही है और वहां पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए वो गिल्टी भी हो रहा होना चाहिए, और वहां पे हम किसी क्विक अनबोर्न चाइल्ड की डेथ कोज कर रहे हैं, तो पनिशमेंट कितनी होगी? 10 years तक की प्लस फाइन। 317 में क्या है? एक्सपोजर एंड अबंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 years बाय पेरेंट्स और पर्संस हैविंग केयर ऑफ इट। अब अगर कोई पेरेंट्स, आपने आजकल बहुत किस्से सुने होंगे कि कोई बच्चे नदी नालों में मिल रहे हैं, कोई मदर्स हैं वो अपने बच्चों को पब्लिक प्लेसेस पे छोड़ के जा रही हैं। तो अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को अबंडन कर रहे हैं, ठीक है, या उनको ऐसे छोड़ के जा रहे हैं ताकि वो उनको अबंडन करना चाह रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी? चाहे वो फादर है चाहे वो मदर है, और बच्चे की एज यहाँ पे 12 years बताई गई है। अगर या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बच्चे की कस्टडी है, मतलब उसने उस बच्चे का ध्यान रखना है, वो एक्सपोज कर रहा है उस बच्चे को या छोड़ के जा रहा है किसी ऐसी जगह पे ताकि वहां पे वो बच्चे को अबंडन करना चाह रहा है पूरी तरह से, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी? 7 years तक की और फाइन और या दोनों। सेक्शन 318 क्या कह रहा है? कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। अगर हम किसी बच्चे के बर्थ को छुपाना चाह रहे हैं, मतलब बच्चे की डेथ हो गई है बिफोर बर्थ या बर्थ के कुछ टाइम के बाद ही या ड्यूरिंग बर्थ, और हम इंटेंशनली उसके बर्थ को कंसील करना चाह रहे हैं कि उसका बच्चे का बर्थ हुआ था, तब ऐसे केस में अगर हम बच्चे की बॉडी को सीक्रेटली बरी कर रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी? 2 years तक की या फाइन या दोनों। अब यहाँ पे सेक्शन 318 तक हमने जो मिसकैरेज या कंसीलमेंट ऑफ बर्थ वगैरह या बच्चों को अगर अबंडन कर रहे हैं वो सेक्शंस को कवर किया है। अभी हम करेंगे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट वाला चैप्टर। सेक्शन 319 और 320 में हर्ट की डेफिनेशन है, 320 में ग्रीवियस हर्ट की है। अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली आगे इनकी कैटेगराइजेशन किया कि अगर हम वॉलंटरली किसी को हर्ट कोज कर रहे हैं या ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, और अगर हम डेंजरस वेपन्स वगैरह लेके कर रहे हैं तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, अगर हम एसिड्स वगैरह से कुछ कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली ऐड किए गए हैं 2013 के अमेंडमेंट से, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है। अगर हम प्रोवोकेशंस के वजह से ये चीजें कर रहे हैं तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, ऐसे ये सेक्शंस बताए गए हैं। अभी हम हर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 319 डिफाइन कर रहा है कि हर्ट क्या होती है। अगर हम किसी को बॉडीली पेन, डिसीज या इनफॉर्मिटी कोज कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? हम हर्ट कर रहे हैं किसी को। और ग्रीवियस हर्ट में हमने 8 कैटेगरी ऑफ मतलब वो भी एक तरीके से हम डिसीज या इनफॉर्मिटी या बॉडीली पेन ही करते हैं, लेकिन वहां पे उसकी सिवियरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उसको हम ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। यहाँ पे 8 काइंड ऑफ हर्ट को हमने एज अ ग्रीवियस डेजिग्नेट किया। फर्स्ट है इमैस्कुलेशन, सेकेंड है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, मतलब परमानेंटली हमने एक आंख को खराब कर दिया, या थर्ड है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर आई ईयर सॉरी, तो हमने परमानेंटली एक कान को खराब कर दिया, या प्राइवेशन ऑफ ईदर मेंबर और जॉइंट, मतलब हमने कोई जैसे जोड़ होते हैं
कोई टखना, कोई जैसे नी का हो गया, हाथ का हो गया, कहीं पे भी हमने परमानेंटली उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसको खराब कर दिया मार मार के, तो वो। या फिफ्थ क्या है, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्प्योरिंग ऑफ पावर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। सिक्सथली है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस। सेवंथ है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। सेवंथ है इसमें हम यहाँ पे ये परमानेंट नहीं है, अगर हम बोन या टूथ को तोड़ भी देते हैं या फ्रैक्चर कर देते हैं जो कि दोबारा से जुड़ भी सकती है, तब भी वो ग्रीवियस की उसमें आएगी, डेफिनेशन में आएगा। एटली कोई ऐसी हर्ट जिससे कि लाइफ को खतरा है, या फिर जो बॉडीली पेन है हमें 20 दिन या 20 दिन से ज्यादा रहता है, ठीक है, तो वो चीज भी, चाहे वो हर्ट है, वो ग्रीवियस की डेफिनेशन में कवर अप हो जाएगी। अब सेक्शन 321 क्या कह रहा है, वॉलंटरली कोजिंग हर्ट। अगर हम जानबूझ के हर्ट कोज कर रहे हैं विद इंटेंशन ऑफ कोजिंग हर्ट और विद द नॉलेज कि इससे हर्ट कोज हो जाएगी, तो हम अगर जानबूझ के ये चीज कर रहे हैं वो वॉलंटरली में आ जाएगी। और सेक्शन 322 में वॉलंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट में, अब इससे अगर हम जान विद इंटेंशन और नॉलेज ऐसा कर रहे हैं कि ऐसे करने से ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी और फिर भी हम उस एक्ट को कर रहे हैं, तो वो वॉलंटरली कोजिंग हो जाएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ए पर्सन इज नॉट सेट voluntarily to cause grievous hurt except when he both causes grievous hurt and intends or known himself to be likely to cause grievous hurt, but he said voluntarily to cause grievous hurt if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind he actually caused grievous hurt of another kind। अब यहाँ पे हम voluntarily कब कंसिडर नहीं करेंगे, जब हमें पता ही नहीं है कि, मतलब वहां पे अगर इंटेंशन नहीं है या नॉलेज नहीं है तो हम वॉलंटरली नहीं कंसीडर करेंगे। बट अगर हमारी हम ग्रीवियस हर्ट तो कोज करना चाह रहे थे, लेकिन मान लीजिए मैं हड्डी तोड़ना चाह रही थी, हड्डी तो नहीं टूटी, लेकिन किसी के सुनने की पावर, एक कान बिल्कुल खराब कर दिया मैंने, तो अब मैं एक चीज करना चाह रही थी लेकिन वो नहीं हुई, दूसरी हो गई, वो भी ग्रीवियस इन नेचर है, तो वहां पे वॉलंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 323 में पनिशमेंट दी गई है वॉलंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट की, जो कि है 1 ईयर तक के एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन कितना हो सकता है, 1000 रुपए या दोनों, अप टू 1 ईयर और 1000 रुपए तक का फाइन, और बोथ। और वॉलंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए कितनी पनिशमेंट हो सकती है, 7 इयर्स प्लस फाइन। फाइन की अमाउंट नहीं दी हुई है तो वो अनलिमिटेड हो सकता है, अप टू 7 इयर्स प्लस फाइन। थ्री 324 क्या कह रहा है, वॉलंटरली कोजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स। अब हर्ट हम डेंजरस वेपन्स किससे कर रहे हैं, जैसे कि कोई शूटिंग के लिए कुछ वेपन यूज किया जा रहा है, स्टैबिंग के लिए, कटिंग के लिए, जिससे कि डेथ कोज हो सकती है, या फिर कुछ फायर के मींस यूज कर रहे हैं, हीटिंग सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं, पॉइजन यूज कर रहे हैं, ठीक है, या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर एनिमल्स के द्वारा हम हर्ट कोज करना चाह रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 3 इयर्स तक की, ठीक है, और फाइन और बोथ। और अगर ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं हम डेंजरस वेपन से, तो डेंजरस वेपन्स वही कि जैसे कि जिनको शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर जिससे हम किसी की डेथ कोज कर सकते हैं, या फिर फायर या हीटिंग सब्सटेंस हो गए, या पॉइजन हो गया, या कोई ऐसा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो गया,
या फिर एनिमल्स के द्वारा, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर 10 इयर्स तक की प्लस फाइन। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। ये हमने कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है, 2013 की अमेंडमेंट के साथ ऐड किया है, और ये एक्ट नंबर 13 था। विद इफेक्ट कब से आया है, 3 फरवरी 2013। अब अगर कोई परमानेंटली या पार्शियली डैमेज कर रहा है किसी को, या बर्न कर रहा है, या मेम कर रहा है, डिसफिगर कर रहा है, डिसेबल कर रहा है, कैसे, बाय थ्रोइंग ऑफ एसिड, या तो एसिड गिरा के या एडमिनिस्टर करवा के, मान लो किसी को पिला दिया या कुछ भी कर दिया। ठीक है, और वहां पे हमारी इंटेंशन और नॉलेज भी थी। ठीक है, वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, 10 इयर्स तक की, जो कि एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक प्लस फाइन। ठीक है, और यहाँ पे जो फाइन है वो कितना होना चाहिए, वो इतना जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए कि विक्टिम का उससे ट्रीटमेंट हो सके। ऐसा नहीं है कि कोई मिनिमल सी अमाउंट ले दी और विक्टिम को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो विक्टिम का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो उससे कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो फाइन है वो विक्टिम को पे किया जाएगा इस सेक्शन में। और 326B में क्या है, वॉलंटरीली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। अब यहाँ पे जो 326 है उसमें हमें हर्ट भी कोज हो गई है। यहाँ पे एसिड गिरा रहा है या एडमिनिस्टर कर रहा है ताकि वो परमानेंटली किसी को नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे नुकसान पहुंचे ना, तो लेकिन 326A में ग्रीवियस हर्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो लेस देन 5 इयर्स है, जो कि 7 इयर्स तक, मतलब नॉट लेस देन 5 इयर्स है, 5 साल से कम तो सजा होगी ही होगी नहीं, लेकिन वो बढ़ के कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 7 इयर्स तक, प्लस फाइन भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हर्ट का ही सेक्शन है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कॉन्स्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। अब जहां पे अगर जो हम हर्ट कोज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाले से हमने प्रॉपर्टी या कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी वगैरह छीननी थी, है ना, और या फिर हम कुछ उससे इलीगल करवाना चाह रहे थे, तो वहां पे जो पनिशमेंट है वो 10 इयर्स तक की हो सकती है, प्लस फाइन है। ठीक है, अब इसी में अगर ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं हम 331 में, हर्ट में 10 इयर्स तक की पनिशमेंट है, और यहाँ पे कितनी पनिशमेंट है, ये भी 10 इयर्स तक की है, प्लस फाइन है। सॉरी, यहाँ पे जो ग्रीवियस हर्ट है वो कन्फेशन वगैरह लेने के लिए, करवाने के लिए है, या फिर प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवाने के लिए है। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो कितनी है, 10 इयर्स तक की, प्लस फाइन। और हर्ट में 328 में अगर हम हर्ट कोज कर रहे हैं विद पॉइजन ताकि हम कोई या ऑफेंस कमिट कर सके, तो वहां पे जो पनिशमेंट है वो कितनी है, 10 इयर्स तक की, प्लस फाइन। और अगर 320, 330 सॉरी 329 क्या कह रहा है यहाँ पे, whoever voluntarily causing grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act। अगर हम grievous hurt cause कर रहे हैं जो कि किसी प्रॉपर्टी में सफरर है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी में सफरर है, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जो कि इलीगल एक्ट का सफरर है, ठीक है, तो हम अगर वहां पे उस पर्सन को से ग्रीवियस हर्ट कोज कर रहे हैं तो इसकी वजह से पनिशमेंट कितनी होगी,
यहाँ पे 10 इयर्स तक की थी, प्लस फाइन था। यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो कितनी है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर वो 10 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन है। अब 27 है, सॉरी 328 है, वो पॉइजन से हम हर्ट कोज कर रहे हैं, लेकिन जो 330 है वो है वॉलंटरली कोजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कोई वॉलंटरली किसी को हर्ट कोज कर रहा है, ठीक है, जहां पे किसी और पर्सन को सफर हुआ था, ठीक है, लेकिन उस सफरर के लिए हम मतलब जो ऑफेंडर है उसको हर्ट कोज कर रहे हैं ताकि हम उससे कोई कन्फेशन ले सके, या ऑफेंस के रिलेटेड हम कोई डिटेक्शन या मिसकंडक्ट वगैरह के रिलेटेड हम कुछ डिटेक्ट कर सकें, और उसको जो उसकी प्रॉपर्टी या जो सफरर है उसको कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो उससे छीनी गई थी उसको रिस्टोर करवा सकें या उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करवा सके। तो अब यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है, 7 इयर्स तक की, प्लस फाइन। अब यहाँ पे जो हम हर्ट कोज कर रहे हैं ना, वो कोज कर रहे हैं जब किसी ऐसे पर्सन को जिससे हम कुछ, मान लीजिए एक पहले ऑफेंस हुआ है, पहले थेफ्ट हुई है, ठीक है, या कुछ भी है, अगर उस थेफ्ट के अगेंस्ट हम किसी पर्सन को मार पीट रहे हैं ताकि इस थेफ्ट का पता लग सके या इसकी इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सके, तो अब यहाँ पे ये काम पुलिस का है, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज का है, हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। इसीलिए अगर हम नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी को, इस चीज को रिकवर बैक करने के लिए, इसकी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, वो है 7 इयर्स तक की, प्लस फाइन। अब इसी का सेक्शन 331 क्या कह रहा है, ग्रीवियस हर्ट अगर हम कोज कर देते हैं तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 10 इयर्स तक की, प्लस फाइन। ठीक है, 331 में यहाँ पे एक तरीके से हम ओरिजिनल ऑफेंडर को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कोज कर रहे हैं। ठीक है, अगर ओरिजिनल ऑफेंडर से हम कन्फेशन लेने के लिए या उससे रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए उसको हर्ट कर रहे हैं तो उसकी पनिशमेंट 7 इयर्स, और ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं तो 10 इयर्स एंड पनिशमेंट। और 332 क्या कह रहा है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे हम पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए कुछ हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कोज कर रहे हैं। 332 में हर्ट की बात हो रही है और 333 में ग्रीवियस हर्ट की बात हो रही है। तो अब अगर हम पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से मना करने के लिए हर्ट कोज कर रहे हैं तो पनिशमेंट कितनी है, 3 इयर्स तक की और विद फाइन या दोनों, और ग्रीवियस हर्ट कोज कर रहे हैं तो 10 इयर्स तक की प्लस फाइन। अब 334 और 35 में क्या है कि वॉलंटरली कोजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। अब हम हर्ट तो कोज कर रहे हैं लेकिन सामने वाले पर्सन ने हमें प्रोवोक किया था, तो वहां पे क्या लायबिलिटी है, 1 मंथ की, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी कम हो गई ना ऑफेंस की, सामने वाले बंदे ने हमें उकसाया, हमने तो उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है, 1 मंथ की, और फाइन कितना, 500 रुपीज तक का। ठीक है, और विद बोथ। और ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं प्रोवोकेशन पे तो पनिशमेंट कितनी है, 4 इयर्स तक की और विद फाइन ऑफ 2000 रुपीज और विद बोथ। सेक्शन 336 क्या है, एक्ट्स एंडेंजरिंग लाइफ ऑन पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। अब कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो इतना रैश और नेग्लिजेंट है जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट हो रहा है या पब्लिक पर्सनल सेफ्टी और लोगों की इफेक्ट हो रही है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 3 मंथ्स तक की या फिर 200 रुपीज तक का फाइन, 250 रुपीज तक का फाइन या दोनों। और अगर हम
ऐसा एक्ट करते टाइम किसी को हर्ट भी कोज कर देते हैं, जो कि रैश एंड नेग्लिजेंट है, तो हर्ट कोज करने पे पनिशमेंट कितनी है, 6 मंथ्स तक की, या फिर फाइन जो कि 500 रुपीज तक का, या दोनों। और अगर ग्रीवियस हर्ट कोज कर देते हैं तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 इयर्स तक की, या फिर फाइन है 1000 रुपए का, या दोनों। ठीक है, तो अब हमारा जो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट वाला चंक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट्स एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट्स। सेक्शन 339 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट बताया गया है, सेक्शन 339 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बताया गया है। तो अब जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है वो हम किसी को एक, मान लीजिए ये एक एरिया, यहाँ पे हमने ये जो पार्ट है वो खुला छोड़ दिया, बाकी हमने सारे ब्लॉक कर दिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तो हमने यहाँ पे जो पर्सन है उसका राइट है यहाँ से भी जाने का, वो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन हमने उसको अलो किया सिर्फ यहाँ से जाने। तो अब ये जो हमने रास्ते बंद किए हैं ये हमने उसको रिस्ट्रेंट कर दिया। ठीक है, और कन्फाइनमेंट क्या है, हमने एक ऐसी 4 दीवारी के अंदर उसको पैक कर दिया कि आपने इसके अंदर अंदर ही रहना है। हमने कन्फाइन कर दिया कि इसके बाहर तो आप जा ही नहीं सकते। यहाँ पे उसको हमने मूव तो करने की परमिशन दी है, लेकिन जिस डायरेक्शन में वो जाना चाह रहा है उसमें नहीं वो जा पा रहा, तो वो चीज है रिस्ट्रेंट। तो अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट सेक्शन 339 में डिफाइन किया गया है, अगर कोई वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किसी पर्सन को कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड ना कर सके जिसमें उसका राइट है प्रोसीड करने का, तो वहां पे हम कहेंगे कि हमने रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट कर दिया। अब मान लीजिए ये किसी का घर ही है, यहाँ पे इस साइड में बिल्कुल साथ में प्लॉट है, तो इस पर्सन ने, इसने पहले दरवाजा रखा हुआ था, इस पर्सन ने अभी इस दरवाजे को बंद कर दिया, अपनी दीवार निकाल दी और बंद कर दिया, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, रास्ता ही उसका ये है, तो अब इसका राइट ही सिर्फ इधर से है। अगर हमने इधर से बंद कर दिया तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा। रिस्ट्रेंट कब होगा, जब इसका यहाँ से निकलने का राइट होगा और हम यहाँ से उसको निकलने नहीं दे रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम जाने से रोक रहे हैं तो वो क्या है, हो गया रिस्ट्रेंट। ठीक है, अगर हम कोई प्राइवेट वे ओवर लैंड जगह के ऊपर हम प्राइवेट वे पे ऑब्स्ट्रक्शन लगा रहे हैं या पानी बहने से रोक रहे हैं और गुड फेथ में हम ये समझ रहे हैं हमारा राइट है रोकने का, तो वहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन लगाई है तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा। अब सेक्शन 340 क्या कह रहा है, वो कह रहा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे को ऐसे मैनर में रोक रहा है कि वो एक सर्टन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से बाहर प्रोसीड ही ना कर सके, तो हम उसको कन्फाइन करना कहेंगे। जैसे ये मैंने कह दिया कि इस एरिया के बाहर आप नहीं जा सकते, तो हमने इस एरिया में कन्फाइन कर दिया आपको। ठीक है, अब सेक्शन 341 इसकी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की पनिशमेंट की बात करें, 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। तो 340 क्या कह रहा है, whoever wrongfully restrained any पनिशमेंट कितनी है 341 की, सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 महीने तक की हो सकती है, और विद फाइन जो कि 500 रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट कितनी है, 1 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है और 1000 रुपए तक का फाइन, या दोनों। अब जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, अगर 3 या 3 से ज्यादा दिनों के लिए है तो वहां पे कितनी पनिशमेंट है, वो सेक्शन 343 में बताया गया है, वो है 2 इयर्स तक की पनिशमेंट और फाइन, या दोनों। और 10 या 10 से ज्यादा दिनों के लिए वो 344 में बताया गया है, तो वहां पे पनिशमेंट 3 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है प्लस फाइन। 345 में है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन हुज लिबरेशन रिट हैज बीन इशू।
अब अगर किसी को रिट डाल के हमने कह दिया कि इसको, कोर्ट ने कह दिया कि इसको छोड़ दो इस पर्सन को, लेकिन हमने उसको फिर भी कंफाइनमेंट में रखा हुआ है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 इयर्स तक की, प्लस जो कंफाइनमेंट की पनिशमेंट है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके एडिशन में 2 इयर्स तक की पनिशमेंट होगी। और 346 में है, अगर हम इन सीक्रेट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करते हैं, मतलब किसी पर्सन को छुपा के कन्फाइन किया हुआ है हमने कि किसी और को पर्सन भी पता भी ना लगे, ठीक है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 इयर्स तक की। इस सेक्शन में जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट है वो मिलेगी ही मिलेगी, उसके एडिशन में प्लस 2 इयर्स की पनिशमेंट मिलेगी। और 347 में क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट। अब यहाँ पे क्या है, एक तरीके से फिरौती के लिए अगर हम किसी को कन्फाइन करके रख रहे हैं ताकि हम उससे प्रॉपर्टी वगैरह एक्सटॉर्ट कर सकें या इलीगल एक्ट कर सकें या करवा सकें, तो अब यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है, 3 इयर्स तक की प्लस फाइन, ठीक है। 348 में है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम जो कन्फाइनमेंट कर रहे हैं वो वही कि ओरिजिनल जो कल्प्रिट है या उसमें जो इंटरेस्टेड पर्सन है उसने पहले कोई क्राइम किया है, उससे हम या तो कन्फेशन लेना चाह रहे हैं या उससे प्रॉपर्टी को रिस्टोर बैक करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम ऐसे पर्सन की रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हैं तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 3 इयर्स तक की प्लस फाइन, ठीक है। ये हमारा चंक जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट है वो भी कंप्लीट हो गया है।